स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसके यूनिट 2 है डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो विकेंद्रीकरण क्या है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना और इसके महत्व को बताना। ठीक है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको इन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो सत्ता होती है, जो जितने भी अधिकार होते हैं, जितनी भी शक्तियां होती हैं, वो किसी एक व्यक्ति के पास में ना रह के, एक शक्ति के पास में, एक सरकार के पास में ना रह के अलग अलग स्तर पर उनका विभाजन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो होती है विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण को के विचार को लोकतंत्र के जमीनी स्तर का समर्थन करने के लिए एक प्रमुख पहल के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि लोकतंत्र के विचार, विकेंद्रीकरण के विचार को हमें हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का जो जमीनी स्तर होता है, जहाँ पे जनता की भागीदारी होती है, उसका समर्थन करने के लिए, इस को समर्थन देने के लिए जो विकेंद्रीकरण है एक बहुत ही एक प्रमुख पहल या फिर एक इनिशिएटिव हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो केंद्र और राज्य सरकार के को जो कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनका कुछ भाग संबंधित अधिकारियों को देना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। अत्यधिक केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत राष्ट्रों के जो अनुभव हैं वो काफी ज्यादा विनाशकारी, एक भयावह पाए गए हैं, यानी कि अच्छे नहीं मिले हैं। केंद्रीकृत में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे कि जो पूर्व सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो उसका विघटन इसीलिए हुआ था क्योंकि वहां पे जितनी भी सत्ता थी, जितनी भी अधिकार थे, जितनी भी शक्तियां थी, वो सारी की सारी एक दल के पास पहुंच गई थी, जिसकी वजह से जो नौकरशाही थी, उसकी जो जवाबदेही थी जनता के प्रति, उसने उसको पूरा नहीं किया था। इसी वजह से वो जो यूएसएसआर था पूरा का पूरा खत्म हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से एक राष्ट्र को खत्म करने में भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए क्या करना चाहिए कि निर्णय लेने और प्रशासन के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों के मध्य सहयोग और समन्वय की एक प्रणाली को बनाया जाए। यानी कि अलग अलग स्तर पे जो सरकारें होती हैं वो कैसे निर्णय लेती हैं, किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती हैं, तो उनके बीच में जो भी हमें कोऑर्डिनेशन का काम होता है, उसके लिए हमें एक सिस्टम को बनाना चाहिए। जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी जितनी अधिक होगी, यानी कि लोग जो ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे जितने ज़्यादा लोग उसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में जुड़ेंगे, तो सार्वजनिक संस्थान और जितने भी प्रशासन में जुड़े हुए लोग होते हैं वो कार्य उतना ही अच्छा करेंगे। लोग जितने ज़्यादा अवेयर होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है, अगर लोग अवेयर होंगे, लोग पार्टिसिपेटिव होंगे, जो डेमोक्रेसी में अलग अलग जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके महत्व की, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है डिसेंट्रलाइजेशन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये प्रशासन को अधिक रचनात्मक और नवीन बनाता है। यहाँ पे जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बात करता हूँ, ये कोई देश है। ठीक है, ये पूरा एक देश है, इसके अंदर में कुछ छोटे छोटे स्टेट होते हैं। यहाँ पे स्टेटों में भी अलग अलग स्तर पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो बनाई जाती है। तो अब यहाँ पे अगर केंद्र की सत्ता है तो पूरे देश में, पूरे राज्यों में एक जैसा कानून लागू होगा। लेकिन अगर यहाँ पे विकेंद्रीकरण है तो यहाँ पे हमें ये जो अपना ए है, चलो इसको ए मानते हैं, बी, इसको सी, और ये डी हो गया, ई, एफ और जी। ठीक है, तो सपोज करो कि केंद्रीकृत है तो पूरे देश पे ABCD जितने भी राज्य हैं इन सब में एक जैसा कानून लागू होगा। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होगा कि ये जो ए है वो अपने लिए अलग कानून बनाएगा, बी अपने लिए अलग कानून बनाएगा, क्योंकि सबकी जो आवश्यकताएं होती हैं, रुचियां होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग होती हैं। तो इससे क्या होगा, हमें एक नयापन देखने को मिलेगा। यहाँ का कानून जो बी या सी जितने भी स्टेट होते हैं उनसे अलग होगा। ठीक है, ई का जो कानून होगा वो काफी ज्यादा क्रिएटिव होगा, सभी से अलग होगा। तो यहाँ पे हमें रचनात्मकता मिलती है, क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, एक जो नयापन होता है वो यहाँ पे इनकी नीतियों में, इनके प्रोग्राम्स में, जितने भी कार्यक्रम होते हैं इनमें देखने को मिलता है। लचीले प्रशासन की ओर लेके जाता है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि
जो ग्राउंड लेवल होता है वहाँ पे लोगों की जो भिन्नताएं होती हैं, लोगों में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, उनकी जो नीड होती है, उनके इंटरेस्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा का पूरा होता है वो उनकी जितने भी इंटरेस्ट होते हैं, उनके जितने भी नीड्स होती हैं, उनके हिसाब से काम करता है। इससे क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो काम करता है यहाँ पे। राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है, यानी कि राजनीतिक उथल पुथल ज़्यादा नहीं मचती है यहाँ पे। एक तरह से एक जो सिस्टम अच्छे से काम करना चाहिए उस तरह से यहाँ पे काम किया जाता है। योजना को कम लागत में लागू करता है, यानी कि जो इसी के एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक केंद्रीकृत सत्ता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो यहाँ पे कानून को लेके आएगी। अब सी को ये कानून नहीं चाहिए लेकिन बाकी स्टेटों में ये जरूरी होता है, ठीक है, या फिर ए को ही चाहिए बाकी स्टेटों में ये जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो योजना होगी उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, लेकिन ये अगर यहाँ पे विकेंद्रीकरण व्यवस्था अपना रखी है इस देश ने, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी योजनाएं होगी जिसको जरूरत होगी सिर्फ वहां पे ये लागू की जाएगी। तो यहाँ पे हमें समय की बचत होती है, यहाँ पे जितना भी पैसा वगैरह खर्च करना होता है, जितनी मेहनत लगानी होती है उसकी बचत होती है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनकी जो सक्रिय भागीदारी होती है उसको सुनिश्चित करने का काम विकेंद्रीकरण के द्वारा किया जाता है। अलग अलग जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उनकी हेल्प से लोगों की जो पार्टिसिपेशन होता है उनको सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ पे स्थानीय जो संस्थाएं होती हैं उनको प्रेरित करना होता है, कि स्वशासन के लिए उनको प्रेरित करना होता है, कि जैसे कि जितनी भी अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो स्टेट लेवल होती है, जो हमारी सेंट्रल लेवल होती है, वो अपने आप से रूल कर रही है। सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई वहाँ पे हो रहा है। तो हमें भी जितने भी जो लोकल बॉडीज होती हैं उनको भी इंडिपेंडेंट करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो नीड्स होती हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनके हिसाब से वो काम कर सकें, ठीक है। तो ये होता है इसका महत्व या फिर इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं विकेंद्रीकरण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हमें बताने हैं। तो विकेंद्रीकरण बेसिकली चार टाइप का होता है। एक होता है राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा होता है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, फिर होता है फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय विकेंद्रीकरण, और लास्ट में होता है फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण के जितने भी टाइप्स होते हैं उनको हम सिर्फ एक एक या दो दो लाइन में समझने की कोशिश करेंगे। तो राजनीतिक विकेंद्रीकरण यानी कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब एक ऐसी व्यवस्था से, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसको उच्च स्तर से निचले स्तर पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें लोगों की जो भागीदारी होती है काफी ज्यादा अधिक होती है। जैसे कि आपको पता है हमारे पास जो गवर्नमेंट का थ्री टायर सिस्टम है, यहाँ पे थ्री टाइप की गवर्नमेंट रूल करती है। सबसे पहले एक आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट में आती है जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो निर्णय लेने की शक्ति सबसे ज्यादा है वो केंद्र के पास है, उसके बाद में राज्य के पास है, उसके बाद में जो राज्य होता है वो अपने जितनी भी लोकल गवर्नमेंट होती है उनको ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी राजनीतिक पावर होती है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो सारी की सारी एक स्तर से दूसरे स्तर पर उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। फिर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ होता है। का अर्थ है कि किसी राजनीतिक रूप से स्वतंत्र इकाई की कुछ शक्तियों को संगठन के भीतर क्षेत्रीय इकाइयों को बनाना। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं राजनीतिक रूप से स्वतंत्र इकाई, कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हम चुनाव आयोग को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम एक और संस्था है जैसे कि न्यायपालिका, न्यायालय को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल इनका जो एस्पेक्ट होता है उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि इनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप से ये काम कर सकती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि इन जितनी भी ये जो इकाइयां होती हैं, ये संस्थाएं होती हैं, इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर जितनी भी क्षेत्रीय इकाइयां होती हैं उनको बनाना, यानी कि इनके अंदर भी एक जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको चलाने का काम करना एक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होता है। जैसे कि चुनाव आयोग एक सेंट्रल लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल के बाद में एक जो स्टेट लेवल पे चुनाव आयोग होते हैं वो काम करते हैं, स्टेट लेवल के बाद में भी अलग अलग जितनी भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह होती हैं उनमें भी इनके छोटे छोटे जो ऑफिस वगैरह होते हैं वो काम करते हैं। तो इस तरह से एक जो पूरी हायरार्की बनी होती है वो काम करती है, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे आता है, फिर स्टेट लेवल पे आता है, फिर डिवीजन लेवल पे आता है। तो इस तरह से ही काम करता है। इसी तरह न्यायालय भी काम करता है। न्यायालय पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, किसी का प्रेशर कोई भी इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट आता है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं डीसी वो आते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इनका जो पूरा का पूरा इनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अलग तरह से ही चलता है।
तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। बात करते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण की, यानी कि पैसों से जितने भी संबंधित शक्तियों का बंटवारा होता है वो आता है इसके अंदर में। वित्तीय विकेंद्रीकरण का मतलब शासन के निचले स्तरों के लिए वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण शामिल है। धन के लिए सरकार पर पूरी तरह निर्भर होने की बजाय उत्पन्न आय के साथ संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना इसके अंदर में आता है। जैसे कि अब सरकार के पास कुछ दिक्कत आ रही है पैसों की, इसको एक बार, ठीक है, सपोज करो सरकार के पास कुछ पैसों की दिक्कत आ रही है, वो किसी भी संस्था को पैसे नहीं दे सकती है। सपोज इसको हमारा जो चुनाव आयोग है उसको पैसा नहीं दे सकती है, ठीक है, तो उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, जिससे कि वो अपना काम नहीं कर सकता। लेकिन अब उसके पास ये शक्ति रहती है कि उसके पास जितनी भी आय होते हैं, अलग अलग उसके जो रिसोर्सेज होते हैं जिससे कि वो अपनी आय को उत्पन्न करता है, तो उसके साथ में उसकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने का अधिकार उस संस्था के पास होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी भी संस्थाएं होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो वित्तीय या फिर जो पैसों से रिलेटेड जितनी भी पावर होती हैं वो किस तरह से ट्रांसफर की जाती हैं वो इसमें आता है। अगर सरकार के पास में धन देने पर्याप्त धन नहीं है जिससे कि वो संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो ऐसे में उस संस्था के पास ये अधिकार होता है कि वो उस उसकी जो आवश्यकताएं होती है उसको, उसके जितने भी आय के साधन होते हैं, उसकी आय होती है उसके पास, उनसे पूरा कर सकता है। ये आता है वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर में। फिर आता है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण यानी कि फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन। फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन से तात्पर्य सरकार से स्थानीय निकायों को कार्य के हस्तांतरण से संबंधित है ताकि सौंपे गए कार्य का निर्वहन किया जा सके। यानी कि सरकार सेंट्रल लेवल पे कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसने ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको कुछ काम दिए, अब स्टेट जो गवर्नमेंट होगी वो लोकल गवर्नमेंट को काम करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी काम है वो एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, तो जिससे कि जितने भी काम होते हैं वो किए जा सकें। तो इस तरह से क्या होता है, ये होती है कार्यात्मक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसके कुछ दृष्टिकोण होते हैं इनको पढ़ने के लिए, ठीक है, तो मैं जस्ट आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहीं पे बताता हूँ, ये इनके कौन कौन से होते हैं, इनके अंदर में क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सैद्धांतिक दृष्टिकोण। सैद्धांतिक दृष्टिकोण यानी कि थ्योरेटिकल अप्रोच। अब अप्रोच में हमें एक बात का ध्यान रखना होता है दृष्टिकोण में कि हम डिसेंट्रलाइजेशन को या फिर कोई भी टॉपिक जिसमें हमें दृष्टिकोण पढ़ने होते हैं तो उसको हम अलग अलग जो रोल होते हैं, अलग अलग जितनी भी थ्योरीज वगैरह होती हैं उनके हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण होता है उससे अलग होगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग होगा, प्रशासनिक दृष्टिकोण के नजरिए से अलग होगा, दोहरी भूमिका के दृष्टिकोण से अलग होगा। ठीक है, तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या कहता है कि यहाँ पे जितनी भी पावर हैं वो धीरे धीरे हमें जनता के हाथ में दे देनी चाहिए, जिससे कि जो विकेंद्रीकरण का असली अर्थ होता है, सच्चे अर्थों में जो विकेंद्रीकरण होता है उसकी प्राप्ति की जा सके। असली विकेंद्रीकरण का अर्थ यही होता है कि यहाँ पे लोगों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित किया जा सके। यही बात सैद्धांतिक दृष्टिकोण कहता है। एक जो थ्योरेटिकल अप्रोच होती है, एस्पेक्ट होता है, वो भी यही कहता है कि विकेंद्रीकरण को हमें के अंदर में जितनी भी पावर आती है वो सारी की सारी धीरे धीरे करके जनता के पास उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। फिर बात करते हैं इसकी जो फोर्थ है, दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। अब यहाँ पे क्या है, ये है ड्यूअल अप्रोच, ड्यूअल रोल अप्रोच। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना जितना भी प्रशासन होता है, जो गवर्नमेंट होती है, उनके दो काम बताए जाते हैं। सबसे पहला काम होता है कि उसको जितने भी नियम वगैरह होते हैं, नियम कानून होते हैं, उनका पालन करवाना चाहिए। और दूसरा काम होता है यहाँ पे जो आर्थिक सामाजिक विकास होता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट होती है उसके दो काम बताए गए हैं, इसलिए इसको दोहरी भूमिका दृष्टिकोण कहा जाता है। फिर राजनीतिक दृष्टिकोण में बात करते हैं कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो पूरा का पूरा विकेंद्रीकरण का सिस्टम है ना, वो राजनीतिक प्रक्रियाओं से, राजनीतिक संस्थाओं के अंदर में जितना सिस्टम चलता है उनसे निकल के आया है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आप सपोज कर सकते हो, तो उसके अंदर में हमें जो अलग अलग तरीके से जो कार्यों का विभाजन किया जाता है, अलग अलग स्तर पे उनको ट्रांसफर किया जाता है, तो ये जो पूरा का पूरा विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो सारा का सारा यहीं से निकल के आया है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव
डिसेंट्रलाइजेशन भी यही कहता है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, वहां से विकेंद्रीकरण की ये जो अवधारणा होती है उसका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये होता है चारों के चारों इसके दृष्टिकोण। अब बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन की व्याख्या कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो भारत में बेसिकली जो स्थानीय और शहरी स्थानीय स्वशासन होता है वो दो तरह का होता है, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में क्या होता है, दो तरह की सरकारें होती हैं यहाँ पे, एक स्थानीय सरकारें होती हैं और ग्रामीण सरकारें, और दूसरी होती हैं शहरी सरकार। ठीक है, अब जो ग्रामीण सरकार होती है उसमें हमें तीन थ्री टायर सिस्टम देखने को मिलता है, शहरी सरकार में भी हमें थ्री टायर सिस्टम देखने को मिलता है। ग्रामीण में सबसे पहले आता है जिला परिषद, टॉप पे होता है ये, फिर आता है ब्लॉक परिषद, ब्लॉक समिति भी जिसको बोलते हैं, और लास्ट में आता है ग्राम पंचायत। यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है, एक गांव होता है, गांव में चुनाव होते हैं, वहां से बोर्ड मेंबर को चुना जाता है और बोर्ड मेंबर एक प्रधान के साथ में मिलके उस गांव के काम को पूरा करता है। ठीक है, फिर कई सारी ग्राम पंचायतों को मिला के एक ब्लॉक बनाया जाता है और कई सारे ब्लॉक को बना के एक जिला परिषद का निर्माण किया जाता है। फिर इसी तरह से होता है शहरी स्वशासन, शहरी स्वशासन। इसमें सबसे पहले आता है जो सबसे छोटे लेवल पे होता है वो होता है नगर पंचायत, यानी कि जो छोटे छोटे नगर होते हैं उनसे बनाया जाता है। फिर कई सारे नगरों को मिला के एक नगर परिषद बनाया जाता है और एक जो बड़ा एरिया होता है वहां पे काम करती है नगर निगम। ठीक है, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं वो काम करती हैं यहाँ पे। अब हम इनको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। अब ग्रामीण स्वशासन की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यह संशोधन डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ स्टेट के अनुच्छेद 40 को यहाँ पे ये लागू करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, जो कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, यानी कि एक ऐसा इनिशिएटिव उठाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिससे कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनको गठित किया जा सके और उन्हें ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी कि जो भी शर्तें एक स्वशासन के लिए लागू की जाएं, उनको स्वशासन के लिए सक्षम बनाएं, उन सभी अधिकारों को, शक्तियों को ये जो राज्य होता है वो प्रदान करेगा ग्राम पंचायतों को। 11वीं अनुसूची राज्य विधायिका और पंचायतों के बीच शक्ति के वितरण को सुनिश्चित करती है। ठीक है, यानी कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें जो राज्य विधायिका यानी कि जो विधानसभा होती है और पंचायत होती है, उनके बीच शक्तियों का जो जिस तरह से विभाजन किया जाता है, वितरण होता है, उसको सुनिश्चित करती है। और यहाँ पे कुल ऐसे 29 विषय बताए गए हैं जो कि पंचायतों को करने होते हैं। 600 से अधिक जिला पंचायतों, लगभग 6000 मध्यवर्ती पंचायतों यानी कि ब्लॉक समिति, और 2,30,000 के समथिंग जो ग्राम पंचायतें होती है वहां पे लोगों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के पारित होने के साथ स्थानीय शासन अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके बाद में संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ के साथ भाग 9 को इसमें शामिल किया गया था स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में। अब जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो प्रावधान किए गए थे, कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे इसमें, एक बार उसको देखते हैं। तो आर्टिकल 243 ए में शक्तियों का प्रयोग बताया गया था। ठीक है, किस तरह से जो सरकारें हैं, जो स्थानीय सरकारें हैं वो काम करेंगी। आर्टिकल 243 बी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संरचना बताई गई है। आर्टिकल 243 डी में SC ST के लिए आरक्षण। फिर आर्टिकल 243 ई में जो पंचायत होती है उसकी अवधि के बारे में बात की गई, कोई भी जो पंचायत होती है वो सिर्फ 5 साल तक शासन करेगी। आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत बताया गया कि जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं उनको ये अधिकार होता है, ठीक है, उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनके कार्य और यहाँ पे जो सत्ता होती है, शक्तियां होती हैं, उनका दायित्व यहाँ पे बताया जाता है कि इनको कौन कौन से काम करने हैं। आर्टिकल 243 H एंड I में
जितने भी टैक्स लगाने की जो पावर होती है वो बताई गई है। और जो स्टेट होता है वो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित कर सकता है। यानी कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि पंचायत के अंदर में जितना भी हमें उनको टैक्स या फिर जितनी भी पैसे वगैरह दिए गए हैं उनकी कमी पड़ रही है, उस हिसाब से खर्च नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए राज्य सरकार जो है वो एक आयोग का गठन कर सकती है। आर्टिकल 243 जे में पंचायत के जो खाते होते हैं उनके ऑडिट के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया जाता है। आर्टिकल 243 के में जो निष्पक्ष चुनाव होते हैं उनके लिए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये था स्थानीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के बारे में। अब यहाँ पे जो टोटल 29 विषय बताए गए हैं जो कि स्टेट जो राज्य की विधायिका होती है और पंचायत के बीच में बंटवारे की लेकर बताए गए हैं वो ये हैं: कृषि, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन, मछली पालन, ईंधन और चारा, परिवार कल्याण, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय, सामाजिक वानिकी, दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद लोगों की सहायता, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, SC/ST के लिए शिक्षा, बाजार और मेले। ठीक है, उसके बाद में पुस्तकालय, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, ग्रामीण विकास, संचार के साधन, महिला बाल विकास, भूमि सुधार, चकबंदी, पेयजल, बिजली वितरण, वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सांस्कृतिक गतिविधियां, वयस्क शिक्षा, लघु वनोपज और व्यावसायिक शिक्षा। ये टोटल 29 विषय हैं। ये बताए जाते हैं कि ये सारे सारे काम एक पंचायत को करने होते हैं अपने अंतर्गत, अपने संबंधित क्षेत्र के अंदर में। बात करते हैं शहरी स्वशासन के बारे में। ठीक है, शहरी स्वशासन में भी 3 टायर सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे कि एक होता है नगर पंचायत, फिर आता है यहाँ पे दूसरे स्तर पर नगर पालिका, फिर आता है नगर निगम। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जो नगर पंचायत है वो बहुत छोटे छोटे नगर होते हैं जो कभी गांव हो जाते हैं कभी नगर होते हैं, तो उनके अंदर काम करती है। नगर पालिका एक ऐसे क्षेत्र में काम करती है जो एक कस्बे के रूप में होता है, जो ना तो पूरी तरह शहर होता है ना पूरी तरह गांव होता है। ठीक है, वहां पे नगर पालिका काम करती है। और जो नगर निगम होता है वो बहुत बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उनमें काम करता है, जैसे दिल्ली नगर निगम, मुंबई में नगर निगम, बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं इनमें काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्क होता है नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के अंदर में। अब बात करते हैं जो शहरी स्वशासन आया था, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1953 के ने शक्तियों के हस्तांतरण को अनिवार्य कर दिया। और इस प्रकार जो शासन की ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज हैं, यानी कि जो शहरी स्तर पर जो छोटे छोटे स्तर पर जो लोकल बॉडीज होती हैं उनकी स्थापना की बात इसमें करी गई थी। इस अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 243 से 243 Z को जोड़ा था। इसमें जो बताया गया था कि जो शहरी स्वशासन होगा उसका पूरा का पूरा जो कार्यकाल होगा 5 साल तक रहेगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से संविधान संशोधन में कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें आर्टिकल 243 क्यू में बताया गया था कि जो नगर पालिका होंगी उनका गठन किया जाएगा। 243 ए में आर में बताया गया था सीटों की संरचना, किस तरह से सीटों का निर्धारण किया जाएगा और किस तरह से व्यक्तियों का चयन किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया था। यहाँ पे वार्ड समितियों के गठन के बारे में बात की गई थी आर्टिकल 243 एस में। 243 टी में जितनी भी नगर पालिकाएं होती हैं उनमें SC/ST के लिए जितने भी रिजर्वेशन के प्रावधान बताए गए थे। आर्टिकल 243 यू में इनकी जो अवधि रहेगी वो 5 साल तक की रहेगी, पूरा का पूरा जो शासन रहेगा वो 5 साल का रहेगा। आर्टिकल 243 डब्ल्यू में नगर पालिका की शक्ति एवं कार्य जितने भी कार्य होते हैं उनके अधिकार होते हैं उनके बारे में बताया गया था। आर्टिकल 243 एक्स में जितने भी टैक्स लगाने की जो पावर होती है उसके बारे में वर्णन किया गया था कि कहाँ कहाँ पे कितना टैक्स लगाया जा सकेगा। आर्टिकल 243 बाई में वो खाते जितने भी इनके जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में ऑडिट का जितना भी यहाँ पे वर्णन मिलता है वो इसी आर्टिकल के अंदर में मिलता है। आर्टिकल 243 ZA में जो नगर पालिका होती है उनमें जो चुनाव वगैरह करवाने का काम होता है वो एक राज्य का होगा और राज्य एक चुनाव आयोग जो राज्य स्तरीय चुनाव आयोग होता है उसका गठन करेगा। फिर आर्टिकल 243 ZG में योजना को लागू करने के लिए अलग अलग तरह की जो समितियां होती हैं उनके गठन से संबंधित यहाँ पे चर्चा की गई है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, और नेक्स्ट जल्दी हम आएंगे यूनिट 3 को लेकर, और जो कि होने वाली है हमारी बजट के ऊपर। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से ये जो इसकी जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।